बच्चों, अब हम अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये अंतिम बिंदु है हमारा और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि कपास की कीमतों में आई वृद्धि। तो ये टॉपिक है, ऐसे लिखा हुआ है, फिर कपास में आई तेजी में आई तेजी। ठीक, क्या आई तेजी या तेजी आई, जो भी सिचुएशन है, जो भी बात है, समझिएगा। कहने का मतलब इतना है कि कपास की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई और इस मांग बढ़ने के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई। तो कुल मिला के क्या है कि किसानों के लिए एक अनुकूल स्थिति बनी, अनुकूल दशा बनी, जिसमें किसान अपना थोड़ा बहुत लाभ कमा सकते थे। ठीक, पार्ट 13 है, लास्ट वीडियो। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण ब्रिटेन अपनी निर्भरता को अमेरिका से हटा करके भारत की तरफ लेकर आता है और कपास की जो मांग की पूर्ति होती थी उसकी अमेरिका से, उसकी जगह वो भारत को अपना मार्केट क्यों बनाता है और भारत से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास क्यों करता है। देखिएगा कि 1860 से पूर्व, 1860 ईस्वी से पूर्व ब्रिटेन का कपास अमेरिका से आता था, अमेरिका से आता था। ठीक, 1860 ईस्वी से पहले अमेरिका से ब्रिटेन का पूरा कपास आयात हो रहा है, यहां से आ रहा है। ठीक, इतना समझिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस पूरी तरह से एक देश पर निर्भरता को लेकर ब्रिटेन चिंतित है। निर्भरता को लेकर ब्रिटेन चिंतित है, यानी ये चिंता में है कि यदि अचानक से इसका आयात हम बंद कर दें या निर्यात करना ये बंद कर दें तो हम क्या करेंगे, तो हमारा पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिजनेस माइंड था, सोचता था, पूरा देश सोचता था। तो इस निर्भरता को लेकर इनकी जब चिंता बढ़ी तो इन्होंने इसका विकल्प खोजा। और विकल्प के तौर पर इनको सबसे बेहतर देश दिखा भारत। यहाँ की जलवायु, मिट्टी दोनों कपास के उत्पादन के लिए अनुकूल थी, के उत्पादन के लिए उपयुक्त थी। ठीक, तीसरी सबसे बड़ी बात जो थी वो यह थी कि यहाँ पर जो श्रम था, श्रम काफी सस्ता था, यानी यहाँ पर बहुत ही कम पैसे में लोग काम करने के लिए मिल जाते थे। यही कारण था कि अमेरिका से निर्भरता को कम करके वो भारत को भी अपना विकल्प के तौर पे प्रयोग करना चाहता था, अपने विकल्प के तौर पे, कि जब हमको यहाँ से दिक्कतें होंगी तो हम आयात यहाँ से बढ़ा देंगे, यहाँ दिक्कत होगी तो यहाँ, यानी दो विकल्प होने चाहिए, पूरी तरह से निर्भरता एक पर नहीं होनी चाहिए। इसी कारण भारत में कपास की खेती को ब्रिटेन ने प्रोत्साहन दिया। इतना सब कुछ कर ही रहा था कि 1861 में तक इतना सब कर ही रहा था, ब्रिटेन सोच ही रहा था कि 1861 में अमेरिका में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। अमेरिका में गृहयुद्ध आरंभ हो गया। ठीक, आरंभ हो गया गृहयुद्ध, जिसके कारण कपास का निर्यात बंद हो गया। कपास की मांग बहुत है
और निर्यात बंद हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, अब बहुत तीव्र गति से विकल्प पर कार्य किया जाएगा। ठीक, इन विकल्पों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए पहले ही ब्रिटेन ने तैयारी कर रखी थी। 1857 में कपास संघ की स्थापना कर ली थी। ठीक, उसके साथ ही 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बना ली थी। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी भी बन गई थी। ठीक, यानी कपास संघ है और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी है। ये कॉटन कंपनी जो है वो विभिन्न देशों में अवसरों की तलाश करने के लिए जाएगी, खोज करेगी कि कहां पर कपास प्राप्त करने के लिए अनुकूल दशाएं हैं और किस क्षेत्र से हम बेहतर कपास ब्रिटेन की ओर ला सकते हैं। ठीक, इतना सब हो चुका था और यहाँ पर क्या हो गया, गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध छिड़ने के बाद ही कपास का निर्यात अमेरिका से बंद हो जाता है। विकल्पों की तरफ तेजी से काम करना ब्रिटेन आरंभ करता है, क्योंकि इसके तो जो है कारखाने बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे। मात्र एक साल की बात थी, 61 से 1862। 61 में एक साल में 20 लाख गांठ आती थी कपास की। 20 लाख गांठ कपास की थी, मतलब गट्ठर होते थे, 20 लाख आते थे। 62 में वो मात्र 55,000 आए, मात्र 55,000 आए। यानी कि जहां पर काम इसका है, काम इतना आ रहा है। ठीक, यानी कि 5% आ रहा है। यानी जो उत्पादन जो भी आना चाहिए, जो भी पहले आ रहा था, उसका मात्र 5% ही आ रहा है, बाकी 95% आना बंद हो गया है। ऐसे में कारखाने चल पाना संभव नहीं है, मुश्किल है। इसीलिए इनको आवश्यकता थी कि तत्काल कहीं से आपूर्ति हो। इस आपूर्ति के लिए भारत पर काम किया गया और इसी कारण भारत में कपास जो थी उसकी कीमतों में तेजी आई। अब इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे कि भारत में कपास की कीमतों में तेजी किस तरह से आई। ये है हमारा एक ग्राफ है इस तरह का। ये हो गया, ये हमारी स्थिति है 1820 की, ये स्थिति है 1861 की, ये 62 की और ये 1863 की, ये 64 की, ये 1865 की। 62 की स्थिति है, ये 1862 की स्थिति यहाँ पे है, और ये 63 है, ये 1864 की स्थिति है, यहाँ 65 और ये 1866 की स्थिति है। इसके बाद ये 67 और एक 1868 ईस्वी, ये स्थिति हमारी कपास की है। ठीक है, कपास 1820 में कहा था, 62 में, 64 में, 66 में और 68 में कहाँ पहुंचा। ठीक, ये देखते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं यहाँ पर 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक, ये है हमारा आंकड़ा। शुरुआत होती है यहाँ से और 62 में ये पहुंच जाता है लगभग इसके करीब, ये रेखा उठ रही है, यानी 100 आता था तो 62 तक, 62 में पहुंचते पहुंचते 61 से, ये 61 है मान लीजिए, 61 है, यहाँ से ये पहुंचते पहुंचते 62 के आसपास दुगना हो गया। और फिर उसके बाद जब तेजी आई तो ये है लगभग 63 के आसपास ये यहाँ पहुंच गया। इतनी तीव्र गति से वृद्धि हुई 63 में, यहाँ मांग पहुंच गई। यानी कि 100 मांग होती थी 61 में, तो 63 में कहाँ पहुंच गया, 500 के करीब। यानी 100 गांठ अगर जाती थी तो 500 गांठ मांग हो गई।
फिर इसके बाद थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई इनमें 64 में, यानी 64 में एक थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, ये यहां पर देख रहे हैं। 63 में, ठीक, ये स्थिति है। थोड़ी सी गिरावट दर्ज की जाती है इनकी कब, 64 में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई। और उसके बाद में यह 65-66 में गृह युद्ध समाप्त होने तक बहुत ही निम्न दशा में आ गया। 65 में तो ये वापस फिर से 100 वाली स्थिति में आ गया था अपने, यानी ये ऐसे गिरावट शुरू हुई और ये यहाँ तक पहुंच गया, यानी कि ये, और फिर ऐसे गिरावट हुई इनकी। गिरावट के बाद स्थिति बढ़ी गिरी ऐसे सुधरती रही और ये 68 में वापस जाकर 300 वाली स्थिति में फिर से पहुंचा। ऐसे, ठीक, यानी 66 से 68 2 सालों में बहुत धीरे धीरे वृद्धि हुई इनकी मांग में और ये यहाँ तक पहुंची। ये है पूरा ग्राफ आपका कपास के मांग का। 61 से शुरू होता है जो गृह युद्ध होता है और 68 तक चलता है, तो गृह युद्ध समाप्त होने की स्थिति तक में अमेरिका के, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं इस ग्राफ को देखने के बाद कि जो अमेरिका थी, अमेरिका था, तो उसमें कैसी सिचुएशन बनी और कैसे उसने अपने गृह युद्ध को समाप्त करके वापस निर्यात को आरंभ किया। ठीक, ये ग्राफ आप लोग बना लीजिएगा, काफी काम का है और आंकड़ों को समझने में मदद करेगा। ठीक, हमने देखा है कि मांग आई है, मांग तेजी से। अब क्या हो रहा है कि भारत में व्याग्रता पूर्वक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास, यानी बहुत तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्पादन को बहुत तीव्र गति से बढ़ा दिया जाए 1861 के दशक में, 1861 के आसपास। और इसके लिए जो कृषक हैं उन्हें ऋण दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है बिना किसी जमानत गारंटी के कि आप कर्जा ले जाओ। और ये ऋण देने के लिए कि यहाँ के जो साहूकार थे, इन साहूकारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने अग्रिम राशि दे दी थी। अग्रिम राशि दे दी थी कि ये रखिए पैसा आप अपने पास, और जब भी कोई कृषक आए ब्याज मांगने, ऋण मांगने ब्याज पर, अगर उसको खेती करनी कपास की, तो आप तुरंत दे दीजिए। एक उदाहरण भी देंगे आपको, एक बताते हैं। एक बात जो है वो ये है कि जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, उनकी जब मांग अधिक होती है, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, तब कर्ज मिलना भी आसान हो जाता है। क्योंकि ऐसे दौर में जो व्यापारी होता है वो किसी को भी अग्रिम राशि देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको तो वस्तुएं तुरंत तत्काल मिल जाएंगी, महंगी हैं वस्तुएं, उसके मूल्यों से अधिक हैं। इसीलिए जब ये स्थिति होती है बाजार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, तो वस्तु बेचने वाला जो है, उसका निर्माता जो है, उसको अग्रिम राशि लोग ज्यादा दे देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो हमको वस्तुएं मुहैया कराएगा। ठीक, यही दौर था जब किसानों को उनके मनमाफिक और उनकी मांग से अधिक तक ऋण दे दिया गया। लेकिन 1865 में गृह युद्ध समाप्त होने के साथ ही, गृह युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद अमेरिका ने निर्यात करना आरंभ किया, तो जिससे वर्षों से, कई सालों से, 20-30 साल से व्यापार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे रिश्ते आपके प्रगाढ़ होंगे। तो भले संकटकालीन स्थिति में आप दूसरे के पास चले जाइए, वस्तुएं ले लीजिए, लेकिन जब वो दुकान वापस खुलेगा, बेचने आएगा, तो फिर से आप उसी के पास जाएंगे। और यही कारण था कि 1865 के बाद अमेरिका फिर से ब्रिटेन की बाजारों में कपास उपलब्ध कराने लगा और भारत से मांग जो थी वह कम होने लगी। और जब मांग कम होने लगी तो मूल्यों में गिरावट होने लगी, और जब मूल्यों में गिरावट होने लगी तो साहूकारों ने इन्हें धन उधार देना बंद कर दिया। बंद कर ही देंगे भाई, जाहिर सी बात है, जब हमको आपसे कोई लाभ नहीं है तो आपको हम धन क्यों देंगे।
उल्टे जो दे चुके थे उसको वापस लेने की प्रक्रिया तेज कर दी, प्रक्रिया तेज कर दी, यानी तीव्र गति से वसूली शुरू कर दी। यानी एक तरफ क्या बात हो रही थी, किसानों की स्थिति सुधरने जा रही थी, और दूसरी तरफ फिर वो जमीन पर, यानी उड़े थे थोड़ा सा आसमान में और फिर धम से जमीन पर आकर गिर गए। ये स्थिति इनकी बनी ऋण। अब ऐसी सारी परिस्थितियों को देखकर कृषक क्या अनुभव करेगा? कृषक एक तरह से अन्याय का अनुभव करेगा कि कल को जो हमारे लिए पैसा लिए खड़ा था कि ले जाइए आप अपना बिजनेस कीजिए, आज वो हमको पैसे नहीं दे रहा है, उधार देने के बजाय जो हमको दे चुका था वो उसको तेजी से वसूल करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसी पर हमारा अगला टॉपिक आया कि अन्याय का अनुभव। आप जब अपनी किताबों में देखेंगे तो उसमें आपको पेनिनसुला रेलवे जो है ट्रैक है, उस पे रेलवे जो है वो सब बनी हुई दिखेंगी, और उस पे आपको ट्रैक पे आसपास गट्ठल पड़े दिखाई देंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों से लाद कर पहुंचाए जाते थे बंदरगाहों तक, और बंदरगाहों से जहाजों के माध्यम से ब्रिटेन को भेजे जाते थे। अब आइए हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं, अन्याय का अनुभव। जो कृषक था उसने अन्याय का अनुभव कैसे किया, कौन सी परिस्थितियां? तो अन्याय का अनुभव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो ऋणदाता था, ऋणदाता वह संवेदनहीन हो चुका था। ऋणदाता जो था वो संवेदनहीन हो चुका था और ब्याज की दरें बहुत बढ़ा दी थी। ब्याज की दरें काफी बढ़ा दी थी, और उसके साथ ही साथ से वसूली तेज कर दी थी। ब्याज का एक प्रकरण इस तरह से आता है कि मूलधन था 100 रुपए, एक किसी कृषक ने 100 रुपए ब्याज पर उधार लिया और उस 100 रुपए का उसे 2000 देना पड़ा। ठीक, जबकि ब्याज की शर्तें थी, परंपरागत जो शर्तें थी वो यही थी कि मूलधन से अधिक कभी भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपए लेके आते हैं और आपका ब्याज जुड़ते जुड़ते 100 रुपए हो गया है, तो उसके बाद जब भी देंगे तो आपको अधिकतम इतना ही देना है, इससे ऊपर नहीं देना है। लेकिन उन परंपरागत नियम जो भारतीय चल रहे थे उन सबको साहूकारों ने किनारे करके नई व्यवस्था को जारी रखा। मजबूरी में किसान मरता क्या न करता, देता रहा और उधार पैसे लेता रहा, क्योंकि कोई ऐसी दशा कृषकों के लिए नहीं आई जब वो धनी हो पाए हो या संपन्नता उनके आसपास भी खटकी हो। हमेशा वो दयनीय स्थिति में और निर्धनता के कगार पर ही खड़े रहे। तो ऐसे में इन्होंने इसका अनुभव किया। दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, जो दक्कन में दंगा हुआ था 75 में, दक्कन दंगा आयोग की एक रिपोर्ट तैयार की गई, उसमें बताया गया है कि यहाँ के जो साहूकार थे वो इन्हें बाध्य कर लेते थे। कुछ प्रपत्र होते थे जिन पर अंगूठा लगवा लेते थे अथवा हस्ताक्षर करवा लेते थे, जिसके अंतर्गत ये बंधक बन जाते थे इनके आर्थिक कुछ थोड़ा बहुत पैसा लेकर ये आर्थिक रूप से उनके लिए एक बिजनेस का पार्ट बन जाते थे। उनसे ये अपना व्यापार के तौर पर व्यवहार करते थे, ऐसे इनको ट्रीट करते थे जैसे कोई एक मशीन हो और उसको आप खरीद लाए हो, इस तरह से आपको उससे कार्य लेना और मजदूरी करवाना, ये सारी चीजें जैसे जो भी होती थी, जितना भी शोषण का स्तर था अपना शोषण करते थे, वो सारी चीजें दक्कन दंगा रिपोर्ट से स्पष्ट हुई है और थोड़ी सी सामने आई है। इसके बाद में जो हमारा इसका अंतिम बिंदु बचता है वो सीधे सीधे हम आ जाते हैं दक्कन दंगा आयोग गठन और उसके कार्यान्वयन पर कि उसने क्या काम किया। दक्कन दंगा आयोग ये आपका
अंतिम बिंदु है इस चैप्टर का। इसी के साथ ही चैप्टर क्लोज हो रहा है। तो जब दक्कन में दंगा हुआ, उसमें मैंने पहले ही बताया कि पहले बहुत ज्यादा गंभीरता से इस घटना को ब्रिटेन जो है जो कंपनी थी उसने नहीं लिया, लेकिन बाद में जब सरकार ने अवगत कराया, आगाह किया उसके बारे में, तब इसको गंभीरता पूर्वक लिया और इसके संपूर्ण प्रकरण पर जांच के लिए एक आयोग बनाया, ठीक, जिसे कहते हैं दक्कन दंगा आयोग। ठीक, इस आयोग ने 1878 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट की पटल पर यानी संसद में रखी। इसने अपनी रिपोर्ट 1878 में दे दी, यानी 3 वर्षों के बाद 1875 में विद्रोह होता है, दंगा होता है और 78 में ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। इसमें बताया गया, किसके बारे में बताया गया, तो इसमें रैयत वर्ग की दशा के बारे में वर्णन किया गया, साहूकारों के शोषण के बारे में बताया गया, साहूकार जो शोषण कर रहे थे कृषकों का, उनके बारे में बताया गया, और साथ ही साथ कलेक्टर जो होते थे, क्षेत्र में नियुक्त होते थे, कलेक्टरों का जो विवरण था, उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किए थे या फिर उनके द्वारा जो कार्यवाहियां की गई थी, उनकी परिशिष्टियां साथ में ले जाकर वहां पर प्रस्तुत की गई। इस तरह से दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1878 में यहाँ पर पेश कर दी, सारी घटना का क्रमवार विवरण देते हुए। अब इसके बाद बच्चों ये जो टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें 2-3 कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनको याद रखना जरूरी है, तो उनको मैं यहाँ पर नोट करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। याद रखिएगा, ये कभी कभी 1 या 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो ये हमेशा याद रखने की चीजें हैं और व्यवहारिकता के तौर पर भी इनको आपको आना चाहिए। जैसे 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी, उसे ब्रिटिश सरकार ने बंगाल की दीवानी दे दी, यानी दीवानी व्यवस्था, बंगाल में जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगी अब ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। यानी 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी मतलब वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम जो है वो इनके हाथों में आ गया। फिर 73 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट, ये सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म माना जाता है अंग्रेजों के द्वारा भारत में जो किया गया। फिर 73 के बाद आता है 1793 में, आप लोग जानते ही होंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने क्या किया था, एक बंदोबस्त लागू किया था जिसका नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त। ठीक, इसको याद रखिएगा, और वैसे भी हमें उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो चुका होगा कि इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया। 1818 में दक्कन में नई राजस्व नीति जो थी रैयतवाड़ी के नाम से जानी जाती है, रैयतवाड़ी प्रथा, जो रैयतों के साथ समझौता हुआ था किसानों को, इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी प्रथा किसे कहते हैं, जब किसानों से सीधे सरकार का समझौता हो गया कर को लेकर के, उस व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। इससे पहले एक साथ में इसके और जुड़ी व्यवस्था होती है महालवाड़ी, मैं उसको भी बता रहा हूँ इन पॉइंट को नोट करने के बाद। 1861 में कपास के निर्यात में तेजी,
1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 ब्रिटेन में कपास संघ की स्थापना, नोट कर लीजिएगा। 1859 मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन। अब आइए, मैंने बताया रैयतवाड़ी और इसी के साथ ही जुड़ी व्यवस्था है जिसका नाम है महालवाड़ी, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। जब मैं बता रहा था वर्धमान के राजा की संपत्ति नीलाम करने की स्थिति आई थी, तो उसने बताया था कि कई महालों को उसने बेच दिया या नीलाम किया जा रहा था। तो महाल क्या होता था? एक निश्चित भूभाग जिसकी देखरेख कोई जमींदार कर रहा हो या कोई उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी कर रहा हो, ठीक है, तो उसको महाल कहते थे। तो जब यह समझौता हो जाए कि यह व्यक्ति पूरे क्षेत्र या पूरे महाल से कर इकट्ठा करके शासन को देगा, तो ये महालवाड़ी व्यवस्था। और जब इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक किसान अपना अपना हिस्सा ले जाकर शासक को देगा, तो ये रैयतवाड़ी। सिंपल सा है कि जब किसान, रैयत मतलब किसान, जब किसानों से समझौता हो गया तो रैयतवाड़ी, और जब इस पूरे संपूर्ण महाल के मुखिया से समझौता हुआ शासक का, तो वो महालवाड़ी प्रथा कहलाई। ठीक, ये प्रश्न पूछा गया था लास्ट टाइम, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी में क्या अंतर है? तो रैयतवाड़ी में किसान का समझौता होता है शासक से करके लेकर, और इसमें किसी एक मुखिया का होता है जिसके अधीन सारे कृषक होते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है। संपूर्ण अध्याय इसका पूरा हो गया है। अब इसके बाद आपके 3 चैप्टर बचते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, गांधी जी से जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ वो संवैधानिक व्यवस्था का है, संविधान के निर्माण से जुड़ा हुआ है। ये सारे आधुनिक भारत के जुड़े हुए चैप्टर हैं, इन सबको हम लोगों को पढ़ना है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स अब आ रहे हैं, और उम्मीद है कि ये जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो आ रहा है भाई, आप लोगों को भी आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आप लोग बताइएगा। तो इसी के साथ फिर आप लोग पढ़िए, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।